कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सोने चांदी में कमजोरी, एमसीएक्स पर सोना 50,500 के नीचे, वहीं चांदी 63,000 के नीचे फिसली। कोरोना वैक्सीन और यूएस में राहत पैकेज की खबर से दबाव। कच्चे तेल में मजबूती जारी, ब्रेंट $44 के ऊपर। एमसीएक्स क्रूड में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी। कोरोना वैक्सीन की खबर और ओपेक की सप्लाई कटौती जारी रहने की उम्मीद से सपोर्ट। निकल छोड़कर सभी बेस मेटल्स में मजबूती के साथ कारोबार। जिंक करीबन 1.5% मजबूत, वहीं कॉपर में 0.5% से ज्यादा की तेजी। डिमांड घटने और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा होने से हल्दी में कमजोरी। एनसीडीएक्स पर हल्दी में लगातार दूसरे दिन गिरावट। जीरा और धनिया भी गिरावट के साथ कारोबार। हाजिर बाजार में सुस्त डिमांड और अच्छी बुआई की उम्मीद से चने पर दबाव। एनसीडीएक्स पर भाव 0.5% से ज्यादा टूटे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नॉन एग्री स्पेस में कहां पर आपको एक्शन दिखता है? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। नॉन एग्री स्पेस में आज मूवमेंट देखने को मिली है। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफी चॉपी था, रेंज बाउंड ट्रेडिंग था, लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग दिखी गई है। और बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो निकल को छोड़ के बाकी सब में तेजी का रुख है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड मेरी पहली टिप रहेगी आज के दिन के लिए, सेलिंग बना सकते हैं। 50,480 के लेवल से सेल किया जा सकता है। टारगेट नीचे में 50,280 का रहेगा। जो स्टॉप लॉस जो है वो 50,560 का रख के गोल्ड में सेलिंग की जा सकती है। दूसरी मेरी आज की टिप रहेगी बेस मेटल्स में से, तो जिंक और एल्यूमिनियम तो काफी तेज हो चुके हैं, लेकिन कॉपर एक स्टेडी ट्रेड रह सकता है। तो 544 के लेवल से कॉपर में बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 549 का रहेगा। स्टॉप लॉस 541 का मेंटेन करके कॉपर में बाय किया जाता है। सोने में बिकवाली, लेकिन कॉपर में खरीदारी, ये राय फिलहाल तपन की तरफ से आती हुई। रवि, आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कैसे देखते हैं? क्योंकि त्योहारों के बाद अब चाहे वो मसाले हैं, दालें हैं, खाने के तेल हैं, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक स्पॉट मार्केट, क्योंकि जो एग्री कमोडिटीज में ज्यादातर मंडियां है वो क्लोज है, और वो क्लोज वो होगा, उसका जो ट्रेडिंग है वो रिज्यूम कल से होगा। तो आई थिंक ये एक लेकलस्टर मोमेंटम है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स ने किया है, ये मानना चाहिए। हालांकि फिर भी मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड में बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए, जिसमें सोयाबीन मेरा प्रेफर पिक रहेगा, जिसमें खरीद करके चले। 4,530 का टारगेट है, 4,390 का एक स्टॉप लॉस भी लगा ले। सेकंड जो मेरी रिकमेंडेशन गुआर सीड में खरीद के रहेगी। कच्चे तेल में जो उछाल आया उसका एक सेंटिमेंट बेनिफिट आगे जाके उसको मिल सकता है। वैसे क्रॉप की बात करें तो इतना ज्यादा एंथू नहीं है, एंड जो लास्ट ईयर का क्रॉप था उसको ही मैच किया है। तो आई थिंक कि जो लास्ट ईयर से अभी क्रूड के फंडामेंटल देखे तो उसमें काफी अंतर है, काफी पॉजिटिव है, एंड क्रूड के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो आई थिंक गुआर सीड को इसका फायदा मिलना चाहिए। 4,210 के टारगेट के लिए गुआर सीड में खरीद करके चले। 4,060 का एक स्टॉप लॉस लगा है। और तीसरी जो मुनाफा वसूली के लिए अगर प्ले करना है, तो जो अभी सोइंग के नंबर निकल के आए उसमें 25% हायर सोइंग चना की है। तो आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है। 5,170 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, 5,342 का स्टॉप लॉस लगाए। तो आई थिंक यहाँ पे और मुनाफा वसूली रह सकते हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि एमएसपी से काफी ऊपर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट एमएसपी तक एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चाहिए। चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर सोया में और गुआर में है, लेकिन चने में यहाँ पर मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। 0.5% से ज्यादा की गिरावट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल है, और जैसे रवि ने भी कहा कि यहाँ से भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। और खाने के जो दालें हैं और जो चना है वही हमारा आज का कॉन्वर्सेशन थीम भी है। हाजिर बाजार में डिमांड में सुस्ती है, एमएसपी बढ़ने से इस बार चने की बुआई भी अच्छी रहने की उम्मीद है। 6 नवंबर तक अगर बात करें तो 25% की बढ़त यहाँ पर बुआई में देखने को मिली है। ऐसे में आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या फंडामेंटल्स पर नजर होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट ने तो कह दिया है कि बेच के चने में काम करना चाहिए। सुरेश जी, आप किन फंडामेंटल्स को यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि जो भी एज ऑफ नाउ फैक्टर्स हैं बाजार में, वो थोड़ा सा कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, बताइए आप। हाँ,
सुरेश जी, चने के भावों में बाकी दालों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। एक तो आप क्या फंडामेंटल्स देखते हैं और आपको लगता है कि ये मुनाफा वसूली और जो करेक्शन है नीचे की तरफ ये जारी रह सकती है? नहीं, ये मुनाफा वसूली जारी रह सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने की बुआई का जो पिछले साल का अगर हम अध्ययन देखें तो उससे कुछ भी अधिक मात्रा में यहाँ बोया है जी। और काफी समय अभी नेक्स्ट मंथ जो समझो आप जनवरी में कर्नाटक और महाराष्ट्र का चना आने वाला है, तो पिछले साल की तुलना देखें तो चने की बुआई काफी बड़ी है क्योंकि इस बार पानी भी अच्छा रहा है। और साथ में अभी जो बीच में देखा जाए तो नेफेड ने कुछ समय में सेलिंग बंद कर दी थी। पिछले 1.5 महीने में चने की काफी सेलिंग बंद की थी, 11 नवंबर को भी बंद की उन्होंने, अभी 2 दिन से फिर प्रारंभ की है। तो नेफेड जब भी अपना चना बेचेगा तो निश्चित फंडामेंटल नीचे की तरफ आएंगे और फ्यूचर मार्केट में भी लगभग सुबह से शाम तक माइनस में है और आगे देखा जाए तो समर्थन मूल्य के पास में चना अब आ गया है। तो इसमें मुझे ज्यादा गिरावट नहीं लगती, 1 से 2 रुपए की गिरावट आएगी क्योंकि नए चने की फसल में अभी मिनिमम कम से कम 60 से 70 दिन का समय है और बाहर से जो चने आने की संभावना वो भी अभी नहीं आ रहा। हम देखें ऑस्ट्रेलिया का चना आना था वो भी नहीं आ रहा टैक्स के कारण और रसिया का भी नहीं आ रहा है। तो 1 से 2 रुपए की और मद्दी इसमें आ सकती है। बाकी समर्थन मूल्य के नजदीक आ गया, अगर ज्यादा बाजार बुआई अधिक होगी जैसा अभी राजस्थान में बाकी है, मध्य प्रदेश में बुआई चल रही है मगर राजस्थान में अगले महीने तक दिसंबर तक चना बोया जाता है जी। अगर ज्यादा चने की बुआई होती है तो फिर बाजार और नीचे जाने की संभावना बन सकती है। तो यानी कि एज ऑफ नाउ 1 से 2 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन काफी कुछ डिपेंड करेगा कि बुआई के नंबर्स कैसे नजर आते हैं, वहां से भाव फिर अपना क्यू लेते हुए नजर आएंगे। विवेक, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़ा सा बेरिश हैं। नेफेड अगर बिकवाली करने वापस आता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है, बुआई ज्यादा होती है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आने वाले कुछ समय में किस तरह की मांग रह सकती है बाजारों में और आप भावों पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नाफेड का बहुत अहम रोल रहेगा और मैं कुछ आपको एक डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नाफेड ने अभी 2 दिन पहले ही 8 लाख टन अपना बफर स्टॉक में अपना स्टॉक ट्रांसफर कर दिया था और उसके पहले ही 7 लाख टन के आसपास वो अपना ओपन मार्केट में माल बेच चुके हैं। मुझे कुछ बाजार के सूत्रों से पता चला था कि वेस्ट बंगाल भी 50,000 से लाख टन के आसपास वहां पे वितरण के लिए राज्य सरकार मांग रही है। तो अगर अपन ऐसा देखा जाए तो नाफेड के पास बहुत ज्यादा स्टॉक होने की संभावना काफी कम है और जो हाल फिलहाल में मैंने नाफेड की एक्टिविटी देखी है वो एमएसपी के ऊपर ही बेचने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे सूरज जी ने भी आपको बताया कि वो नीचे प्राइस पे माल नहीं बेच रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि नाफेड नीचे प्राइस पे ऐसा प्रतीत होता है कि माल नहीं बेचेंगे। और अगर नाफेड इस चीज को कंटिन्यू करते रहे और अब जैसे कि सूरज जी ने बोला कि 70 दिन अपनी नई क्रॉप आने में देरी है तो बाजार यहाँ से वापस करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखें त्योहार खत्म हुआ है, डिमांड थोड़ी स्लो है, तो 10-5 दिन हो सकता है उसका प्रेशर रहे, पर उसके बाद बाजार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ से 1-2 रुपए वापस सुधर सकते हैं। नाफेड नीचे भाव पे बेचता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है और जिस तरीके से हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं वो काफी कुछ एमएसपी के ऊपर ही वो ट्रेड चाहते हैं कि मार्केट ट्रेड करे ताकि फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ से ज्यादा बेरिश होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है जो अभी चने का कंजम्पशन बढ़ा है, जैसा कि अभी सुरेश जी बोल रहे थे कि 25% की बोनी ज्यादा हुई है, लेकिन हमारे पास हर साल हम 30 लाख टन येलो पीस इंपोर्ट करते थे जो अभी कंप्लीटली बंद हो चुका है और अभी पूरा येलो पीस का कंजम्पशन चने पे शिफ्ट हो चुका है। तो वो लगातार डिमांड बनी रहेगी, येलो पीस का पूरा स्पेस चने ने लिया हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए चना मुझे लगता है दिसंबर में वापस एक बार 5300 और 5400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। वो लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे भी थे, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली के बाद यहाँ पर भाव गिरे हैं। नियर टर्म में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा इंडस्ट्री मानती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि आगे जाकर नया चना आने में अभी 2 महीने से ज्यादा है। नेफेड एमएसपी के नीचे बेचेगा नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पर बुआई के इलाकों पर नजर रखनी जरूरी है। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर बाजार में है, लेकिन करेक्शन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ एज ऑफ नाउ बाजार नहीं मानता। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, विवेक, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा दालों पर और स्पेशली चने पर क्या आगे जाके भाव बन सकते हैं, क्या फंडामेंटल्स देखने चाहिए, वो समझाने के लिए।
किसानों को फसल का अच्छा भाव मिले, इसके लिए अब एनसीडीएक्स ने रबी फसलों को खासकर चने और सरसों में हेजिंग का मौका दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो सरसों और चने का अभी से ही पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अभी दोनों फसलों की बुआई चल रही है और आगे फसल अच्छी रहने पर अगर कीमत गिरती भी है तब भी किसानों को फसल का अच्छा भाव मिल पाएगा। डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ खुद एनसीडीएक्स के एमडी विजय कुमार जुड़ रहे हैं। विजय कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। अभी हम चने की बात कर रहे थे और वहां पर भावों में काफी उठापटक भी देखने को मिली है, लेकिन आप बताइए कि किसान इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? अभी तक कितने एफपीओज ने इस जो सुविधा एनसीडीएक्स यहाँ पर दे रहा है इसका यहाँ पर उपयोग किया है? बिल्कुल, नमस्कार मनीषा जी, और शुक्रिया कि आपके माध्यम से हम जो प्रोग्राम हम एफपीओ फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम इसको बोल रहे हैं कि एफपीओज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को समझाने का और करके समझने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि ये जो भाव जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि ये जो अच्छे भाव हैं, इसको देख के अगर किसान ज्यादा उगा रहा है तो इसमें ये भी अच्छा होगा कि वो ज्यादा उगाने के साथ साथ वो सामने अपने नए क्रॉप का भाव भी तय करते। और ये जैसे आपने कहा कि पुट ऑप्शंस के माध्यम से हो सकता है। अभी जैसे चना में 5,000-5,100 के बीच जो मार्च और अप्रैल में भाव दिख रहे हैं, इसको पुट ऑप्शन के माध्यम से बाइंग परचेज ऑफ पुट ऑप्शन से वो लॉक कर सकते हैं। और इसका यही एडवांटेज है कि उससे अगर भाव गिरे, जैसे कई लोगों ने कहा, अगर भाव गिरे फिर भी वो किसान को वो भाव मिलेगा, और अगर भाव बढ़े तो वो ऊपर भाव भी उनको मिलेगा। तो इसमें मिनिमम प्राइस जिसे कहते हैं मार्केट ड्रिवन मिनिमम प्राइस, ये लॉक कर सकते हैं। तो अभी तक हम ने जो ये कार्यक्रम चालू किया है, इसमें सेबी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। सेबी ने इसके लिए फंड्स एलोकेट किए हैं, जो रेगुलेटरी फी में से उन्होंने हमें बोला है कि वो फंड्स आप किसानों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज कर सकें। तो करीब 8 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो करीब 8,000 किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने रबी के प्लांटिंग के हिसाब से दोनों चना और रेपसीड में ये पुट ऑप्शंस खरीद के करीब मैं बोलूँगा कि 350 से लेके 400 टन के आसपास की क्वांटिटी अभी तक लॉक हो चुका है। तो ये हमारी खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि और एफपीओज को अभी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे प्लांटिंग चने का भी होता है, हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा उठाएंगे। और अगर तो किसानों को यहाँ पर फायदा होता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं होती है, अगर उनको प्रीमियम देना पड़ता है तो उसके लिए क्या एक्सचेंज की तरफ से क्या एलोकेशंस हैं और कहाँ तक कितना प्रीमियम यहाँ पर फिर एक्सचेंज चुकाने को तैयार है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, सेबी का जो ये फी है जो हम टिपिकली सेबी को हर साल देते हैं, एक्सचेंजेस देते हैं, ये जो फी है सेबी ने इसको एलोकेशन, ये करीब 1 करोड़ के आसपास ये फी होता है। और ये जो फी है ये अभी सेबी ने हमें ऑथराइजेशन दिया है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाए। तो अभी तक जो जैसे मैंने कहा, ये जो 8 एफपीओज हैं, ये जो 400 टन के आसपास है, इसमें हमने करीब 9 लाख रुपए का जो सब्सिडी की तरफ से ये जो प्रीमियम का कॉस्ट है, ठीक है, वो दिया हुआ है। जो भाव जैसे मैंने कहा 5,000 रुपए क्विंटल है, उसमें करीब अगर आपको लॉक करना है तो 300 रुपए का करीब सब्सिडी लगता है पर क्विंटल लॉक करने के लिए। ये जो फी है ये सेबी के सौजन्य से हम एफपीओ को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो एक बार सीख जाए कि ये करने से फायदा है। फिर हमारे हिसाब से काफी और किसान खुद के पैसे से भी, बैंक भी उनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि इससे सबका फायदा है कि अगर किसान का जो कॉस्ट है अगर 2,500 से 3,000 के बीच है और वो लॉक कर ले
5,100 का भाव, तो उसका भी इनकम प्रोटेक्ट हो जाएगा। और यही गवर्नमेंट का भी ये मतलब ऑब्जेक्टिव है और बैंक्स का भी ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि उनके जो लोन्स दिए हैं उन्होंने किसानों के वो भी प्रोटेक्टेड हों। एब्सोल्युटली। और काफ़ी समय से इंतज़ार इस बात का ही रहा है और ज़रूरत भी इस चीज़ की रही है कि जो एक्चुअल किसान है, जो एक्चुअल मार्केट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ऑफ कोर्स इस बाज़ार में आ सकें और इसका प्रॉपरली यहाँ पर उपयोग कर सकें। विजय कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हुए कि एक्सचेंज ने अब तक 9 लाख रुपए यहाँ पर ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 8 FPOs यानी कि 8,000 किसान और 400 टन का यहाँ पर काम ऑलरेडी हो चुका है। और अभी तक 2 कमोडिटीज में काम हुआ है, वो है RM सीड और चना। ऑफ कोर्स इस खबर के ऊपर नजर रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल जवाब का समय। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों के सवाल हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और हमारे साथ कपिल उदयपुर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरा एक लॉट जिंक 201.80 पे लिया हुआ है सेल में जी, और एक लॉट एल्यूमिनियम का है 151.50 के आसपास है, और वो एक लॉट वो भी लिया हुआ है, उसमें सेल में हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना होल्ड किया है, और होल्ड करूँ या इनको यहाँ से निकलूँ, और ऊपर जाने के कुछ चांसेस हैं, क्या है? कपिल ने यहाँ पर जिंक में बिकवाली करी है 202 के लेवल्स पे और एल्यूमिनियम बेचा है 151, 152 के लेवल्स पे। तपन क्या राय देंगे इनको? और जैसे कपिल कह भी रहे थे कि इन्होंने काफी लंबा होल्ड किया है अपने लेवल्स के लिए, अब यहाँ पर इन स्तरों पर ये क्या करें? जी, दोनों कमोडिटी में सेल की पोजीशन है और जो उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो काफी दूर है जो करंट प्राइस है वहां से, तो काफी लॉस अभी हो रहा है। और मौजूदा हालत को देख के नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी वो प्राइस आ सकता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अगर प्राइस नीचे आता है तो एक बार एग्जिट कर दे, स्टॉप लॉस बना के रखे। जिंक में 210 का अगर आता है प्राइसेस तो वहां से एग्जिट कर दे, अदरवाइज स्टॉप लॉस आप 225 का मेंटेन करें। एल्यूमिनियम में 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 158 से 156 की रेंज में अगर प्राइस आती है तो वहां से एक बार एग्जिट कर दे। तो यही राय मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मौजूदा हालत को देख के, चाइना की रिकवरी को देख के एकदम से प्राइस नीचे नहीं आएंगे। नियर टर्म में भाव नीचे आते हुए नहीं लगते कपिल, तो आपको बहुत लंबा अब यहाँ से होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा अपटिक देखने को मिलता है, ज़्यादा डाउन टिक देखने को मिलता है, आप अपनी पोजीशंस यहाँ से एग्जिट कर दें। सर्वेश नाशिक महाराष्ट्र से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर्वेश नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? सर्वेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर्वेश, क्या है आपका सवाल? हेलो जी सर्वेश, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, क्या है आपका सवाल? सोया ऑयल में फिजिकल में क्या है? आपने कोई पोजीशन ली है या नई पोजीशन बनाना चाहते हैं? नई पोजीशन लेना है। नई पोजीशन सोया तेल में बनाना चाहते हैं, जहां पर हल्की सी खरीदारी हमने फिर से लौटते हुए देखी है। तपन क्या राय, रवि क्या राय देंगे आप? हाँ, डेफिनेटली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 2 दिन के एक मुनाफा वसूली के बाद फिर से एक स्टेबिलिटी वहां पे लौटे है। जो ग्लोबल फंडामेंटल्स है एज वेल एज देखे तो जो नियर टर्म जो प्राइसेस के पैरामीटर्स है वो देख के ऐसा लग रहा है कि अगर नई पोजीशन लेनी है तो नेक्स्ट जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीद करके चलना चाहिए। प्राइस होने चाहिए 1040 के करीब, जितना मिले वहां पे एक बार आप बाइंग की पोजीशन बनाए। 1012 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपर साइड 1080 तक जा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फंडामेंटल्स देखे या अवेलेबिलिटी देखे या स्पॉट मार्जिन्स देखे तो आई थिंक ये काफी अच्छा साल एग्री कमोडिटीज में पर्टिकुलर और एडिबल ऑयल के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी बननी चाहिए। चलिए, हल्की सी गिरावट देखने को मिले तो सर्वेश आपको खरीदना चाहिए और अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद फिलहाल यहाँ से रवि को नजर आती है। हमारे साथ अब मयंक जुड़े हैं मथुरा से। मयंक नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? मैंने 63,000 पर सेल कर रखा है सिल्वर। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इसको? 15 डेज मैडम जी। तो मयंक ने मथुरा में यहाँ पर 2 लॉट चांदी के बेचे हैं 63,000 के लेवल्स पे। तपन क्या राय है, ये 10-15 दिन तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली करंट मोड जो है ट्रेंड सिल्वर का जो वो है बेरिश लग रहा है और डाउन साइड मुझे एक्सपेक्टेड है कि 61,500 तक जा सकती है प्राइसेस। तो राय मैं यही दूंगा कि 64,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 61,500 का वेट करे, टारगेट आते ही पोजीशन अपनी बुक कर ले।
चलिए मयंक, आप यहाँ पर मुनाफे में हैं, बिकवाली आपने ऊपरी स्तरों पर करी है, आज ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है और तपन आपसे कह रहे हैं कि पोजीशन होल्ड कीजिए और भी मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है। रवि, तपन दोनों का बहुत शुक्रिया और उन सभी दर्शकों की सहायता करने के लिए कमोडिटी के थ्रू। इसी के साथ इस कार्यक्रम में तो इतना ही समय है, लेकिन शेल हमारे साथ यहाँ पर है और बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी मार्केट सिर्फ ऊपर चढ़ रही है। तो मनीषा जी, कई बार हम यहाँ पर वार्तालाप करते हैं और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि या तो तूफानी तेज़ी है या ताबड़तोड़ तेज़ी है। देखिए, उसी उपलक्ष्य में अब आपके सामने निफ्टी 13,000 पर आ चुका है और बैंक निफ्टी पूरी कोशिश में है कि ये 30,000 को ध्वस्त करता हुआ आपको दिखे। तो हमारी तरफ तो बड़ा मज़ा है, हर तरफ आपको हरा निशानी आता दिख रहा है। और अगर हमारे डायरेक्टर साहब थोड़ा जल्दी से आपको एक बहुत बढ़िया ग्राफिक वाइब दिखाएं, हमने बड़ा शानदार एक बुल बनवाया है मनीषा जी, जो इस तरीके से अपने पैर खुरच रहा है और हवा में उछल रहा है, क्या वो देखते ही बनता है। अगर आपके स्क्रीन पर आ जाए तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और यही तेज़ी आपके कमोडिटी मार्केट में भी आती हुई दिखेगी। और कल के लिए शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छा हिंट दिया था टी कंपनीज पर। आज देखिए क्या रौनक आपने लगती हुई देखी हैरिसन्स मलयालम पर और जयश्री टी पर। ऐसे ऐसे टिप्स हमें भी देती रहिए, करिए, हमारा भी जरा काम चल जाएगा अगले दिन। हम इंतजार करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो ग्राफिक जो है वो अब ब्रेक के बाद आपके शो में आता हुआ नजर आएगा, तो हम तब उसको देख लेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं। बाजार में आपको क्या करना चाहिए, कैसे मुनाफा कमाएं, शैल आपको बताएंगे।